दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज हम कर्नाटका पर बातचीत करने जा रहे हैं। एक बहुत खास बातचीत। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे टिप्पणीकार से जो कर्नाटक और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देश की राजनीति में कर्नाटक की क्या महत्ता है, क्या उसका रिलेवेंस, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये बखूबी समझते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को समझते हैं, वहाँ के समाजशास्त्र को समझते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर कि सिद्धरमैया ने अपने दूसरे कार्यकाल में तकरीबन 3 साल के बाद इस्तीफा जो दिया, वो भी अपने आप में एक घटना है। क्योंकि आमतौर पे कोई चीफ मिनिस्टर जिसका कार्यकाल बाकी हो, इतने स्मूथ, इतने सहज ढंग से इस्तीफा नहीं देता और इस्तीफा ही नहीं देता, बल्कि अगले मुख्यमंत्री का ऐलान भी करता है, अगले मुख्यमंत्री को लेकर राजभवन भी जाता है। फिर वो दिल्ली भी जाता है अपने आला कमान के तमाम नेताओं से मिलने। तो ये जो दृश्य है बहुत अद्भुत है। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे दृश्य कम दिखते हैं। मैंने अनेक कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देते हुए देखा है, लेकिन कोप भवन में जाते हुए भी देखा है कि अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक वो गायब रहते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ है, सचमुच एक बहुत ही अद्भुत पॉलिटिकल एक राजनीतिक घटना के तौर पे इसको इसको चिन्हित किया जा सकता है, जो हाल के वर्षों में नहीं दिखी है। आगे क्या होगा कर्नाटक में? डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। कल सीएलपी में उनका फॉर्मल ढंग से एक नामांकन हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? और कर्नाटक में जो कुछ घटित हुआ है उसका नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिद्धारमैया क्या करेंगे? ये तमाम सवालों पर बातचीत हमारी केंद्रित होगी और इस बातचीत में हमारे जो मेहमान हैं आज, वो बेंगलुरु में रहते हैं, वो दिल्ली में भी रह चुके हैं और डेक्कन हेराल्ड जैसे बड़े अखबार के वो दिल्ली में ब्यूरो चीफ थे लंबे समय तक। पार्लियामेंट कवर करते थे, नेशनल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज कवर करते थे और बाद में डेक्कन हेराल्ड के एसोसिएट एडिटर बने और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद अब वो देश के अनेक अखबारों में लिख रहे हैं, यूट्यूब चैनल और अलग-अलग टीवी चैनलों पर भी वो टिप्पणीकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो वीएस अरुण, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो कर्नाटक में ये 2 दिन के अंदर जो घटना घटी है, आप इसको बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताने के लिए कि आप कैसे इसको देखते हैं इस घटना को और इसमें सिद्धारमैया और शिव कुमार के किरदार को, उन दोनों के रोल को कैसे आप व्याख्यायित करेंगे? पहले नमस्कार उर्मिला जी, आपको और आपकी सारा व्यूअर्स को। और ये आपने बहुत लंबे इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये सिद्धरामैया का दूसरी टर्म था, टेन्योर। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बना 2023 में। पहले मुख्यमंत्री बना 2013 13 से 18 तक वो मुख्यमंत्री रहे पहले दौर में। और अब सेकंड इनिंग्स जब स्टार्ट हुआ, उस वक्त एक अग्रीमेंट था, बल्कि इसको पब्लिक नहीं किया कांग्रेस के आलाकमान ने, लेकिन ये एग्रीमेंट तो हुआ था। अगर नहीं हुआ तो हमारा डीके शिव कुमार जो है, उन्होंने इतना प्रेशर डाल के ये डिमांड नहीं कर सकता था। तो वहाँ उस वक्त अग्रीमेंट था और इसी वजह से 2.5 साल के बाद ये हाईकमांड ने शायद कहा था उस वक्त कि सिद्धरामैया को आपको पद छोड़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है, 4 राज्यों में इलेक्शन भी आ रहा था। अप्रैल मई में इलेक्शन हुआ। उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने ठीक समझा कि अब अ, कर्नाटक में एक बदलाव होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सिद्धरामैया का एज है 78 और 2 साल में हम कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन आने वाला है और उस वक्त सिद्धरामैया का एज होगा 80। तो 80 साल का एक आप वो भले बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नेता हो, लेकिन
80 साल का एक नेता से आप यू कांट टेक हिम फॉर अ बैटल which is very important. So High Command, I think, thought to change. It's the right time to change. और शिव कुमार भी डिमांड कर रहा था लगभग 6 महीने या 1 साल से कि उनको मुख्यमंत्री बना दो। कर्नाटक में बहुत मुख्य भूमिका रहा दोनों का। ये दोनों नेतागण हैं, शिव कुमार और सिद्धरामैया। सिद्धरामैया ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर का माना जाता है और शिव कुमार ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, क्योंकि शिव कुमार केपीसीसी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे पिछले 6 साल से, और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस जीत के आई और इसका नेतृत्व सिद्धरामैया भी किया था। वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट, कांग्रेस हाईकमांड थॉट इट्स फिट टू चेंज द लीडरशिप। और पिछले 3 या 4 दिन में ऐसा अच्छा घटन घटी कर्नाटक में और दिल्ली में कि पहली बार कांग्रेस ने एक बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ये जो पावर ट्रांसिशन है सिद्धरामैया से शिव कुमार को, ये हस्तांतर किया। अभी कल सीएलपी का इलेक्शन होने वाला है और उस इलेक्शन में इनकी डिक्लेरेशन होगा कि ये सीएलपी लीडर बन चुका है करके। और मुझे लगता है मंडे, सोमवार को या अगले हफ्ते बुधवार को इसकी शपथ ग्रहण होगा। जी, अब लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक व्यक्ति जो 2028 के चुनाव तक 80 साल का हो जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन को, कैंपेन को लीड करना एक चीफ मिनिस्टर के रूप में। लेकिन सिद्धरमैया के साथ कर्नाटक में जो अहिंदा का पूरा एक समूह जो अलायंस के रूप में माना जाता है, सोशल अलायंस, वो उनके साथ स्ट्रांगली हमेशा बना रहता है। एक जमाने में देवराजर साहब के साथ वो बना रहता था, उन्हीं के समय ये कंसेप्चुअलाइज हुआ था ये अलायंस। तो आपको क्या लगता है कि अगर शिव कुमार के पास 2 साल का, तकरीबन 2 साल का वक्त है, क्या वो उस समर्थन बेस को, जो अहिंदा ग्रुप का समर्थन है कांग्रेस पार्टी को बिकॉज ऑफ सिद्धरमैया, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड, माने उसको अपने साथ वो लेके चलेंगे चुनाव तक, और चुनाव में उसको अहिंदा का उतना ही समर्थन मिल पाएगा जितना कि आज सिद्धरमैया के साथ रहा है? देखिए, इसको उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धरामैया एक बहुत बड़े जाने-माने अहिंदा ग्रुप की नेता है और कांग्रेस आज अगर चुनाव जीत के आई, तो इसमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ही इज़ अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ दीज़ कम्युनिटीज़। और कर्नाटक में काफ़ी साल से कांग्रेस की ये वोट बेस है और इसको सिद्धरामैया ने बहुत मजबूत किया। सिद्धरामैया 2006 में, 2006 में कांग्रेस आ गए जनता दल से, और 2008 में उन्होंने एक पदयात्रा किया जब बल्लारी जैसे एक शहर है और वहाँ बहुत माइनिंग चल रहा था, इलीगल माइनिंग। तो वहाँ बैंगलोर से बल्लारी तक एक पदयात्रा किया उन्होंने। उस वक्त बहुत सारे नेता उनके साथ जुड़े हुए थे और बहुत लोग जो कांग्रेस वोटर्स नहीं थे, उस वक्त कांग्रेस के साथ ये सारे लोग आ गए और इनका जो अहिंदा नेटवर्क है वो बहुत सारे राज्य में सेट हो गया। और उसके बाद इलेक्शन हुआ 2013 में। कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से आ गया पावर में और 223 में भी बहुत बहुमत से कर्नाटक में 224 सीट्स है, उसमें 135 सीट कांग्रेस को आ गई। तो दिस इज वन फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज Shiv Kumar will have to take everybody with him, and he has to please Siddaramaiah like anything, क्योंकि
सिद्धरामैया ने जो प्रोग्राम्स दिया है कर्नाटक में, जैसे गारंटी स्कीम्स जो है, 5 या गारंटी दी हैं। और कर्नाटक में आपको पता है बिहार की नेक्स्ट कर्नाटक में एक जाति सेंसस हो गया था या 2015 में पहली बार। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था क्योंकि बहुत प्रेशर उनके ऊपर आया था, सिद्धरामैया के ऊपर। बाद में उसको ड्रॉप किया और दूसरी बार दोबारा एक कास्ट सेंसस हुआ कर्नाटक में अभी पिछले साल में। और उसकी रिपोर्ट सिद्धरामैया को सिर्फ 2 दिन पहले सौंपा दिया। आफ्टर इट केम टू नो दैट सिद्धरामैया इज गोइंग टू रिजाइन, उस वक्त ये रिपोर्ट इनको सबमिट हो गया। अब शिव कुमार के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसको क्या करें, क्योंकि शिव कुमार जो है ही कम्स फ्रॉम ए मेजर कम्युनिटी वक्कलिगास, और सिद्धरामैया का जो कास्ट है कुरुबा है, बैकवर्ड क्लास। और सिद्धरामैया का एक पॉलिसी था और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कास्ट सेंसस करके और इसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे करके। नाउ इट इज ए चैलेंज बिफोर शिव कुमार, क्योंकि जब ये पहले रिपोर्ट आया था उस वक्त शिव कुमार और लिंगायत और वकलिगा एमएलएस ने एक चिट्ठी लिख के सिद्धरामैया को चिट्ठी लिख के साइन करके दिया था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। नाउ ही हैज टू इम्प्लीमेंट इट। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कर्नाटक में अगले आने वाले दिनों में। एंड सिद्धरामैया विल बी देयर इन कर्नाटका एंड ही विल बी वाचिंग इट। ये बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगा। फिलहाल इनको ये देखना है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। पहले सवाल ये है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसमें कौन कौन रहेगा, उसमें कौन सिद्धरामैया का सपोर्टर्स होंगे और कौन शिव कुमार का सपोर्टर्स होंगे, ये एक बात है। और दूसरी बात मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल में कर्नाटक में 23 या 34 मंत्री का ये हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है। उसमें कितनी लोग सिद्धरामैया डिमांड करेंगे और कौन कौन होगा उसमें। और कर्नाटक में ये कांग्रेस एमएलए में और जो मंत्री बना था पिछले मंत्रिमंडल में 70 के ऊपर का नंबर बहुत ज्यादा भी है। लगभग 10 या 11 पीपल आर अबव 70 इयर्स ओल्ड। तो उनको मंत्री पद देना है या यंगस्टर्स को ज्यादा स्कोप देना है मंत्रिमंडल में, ये भी एक तय करना है शिव कुमार को और कांग्रेस हाईकमान को। तो सारा बहुत बहुत बड़ा मुद्दा इनके सामने आ जाएगा आने वाले दिनों में। ये दोनों मुझे लगता है बड़ा मुद्दा होगा। और दूसरी बात ये है कि पीसीसी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, या सिद्धरामैया का आदमी बनेगा या शिव कुमार का आदमी बनेगा, तो ये भी तय करना है। क्योंकि शिव कुमार तो अब मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद उनको वो जो पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कौन कौन होगा। अभी एक सतीश जारकीहोली बोल के सीनियर लीडर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है। ये बेलगाम से आता है और ये शेड्यूल्ड ट्राइब का एक बहुत बड़ा नेता है। वाल्मीकि बोलते हैं इनकी समाज को। उन्होंने दावा किया है, पेश किया है कि मैं बनूंगा, क्योंकि ये सिद्धरामैया का फॉलोअर भी है और अहिंदा का नेक्स्ट जनरेशन लीडर माना जाता है इनको। ओके ओके। जी। दोस्तों, मैं जब सवाल पूछ रहा था तो अहिंदा शब्द आया और फिर हमारे मेहमान अरुण साहब ने भी अहिंदा शब्द के बारे में बार-बार कहा है। हम भूल गए आपको बताना, हमारे दर्शक और श्रोता जो जानते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अहिंदा का मतलब है कि एक ऐसा सामाजिक अलायंस जिसमें दलित हैं, आदिवासी है, बैकवर्ड क्लास है, प्लस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मना अल्पसंख्यक है। ये अहिंदा कहलाता है कर्नाटक की राजनीति में और बहुत पहले से ये अलायंस चला आ रहा है, सोशल अलायंस।
तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो पीसीसी प्रेसिडेंट का मामला है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर दिल्ली नहीं जाने को तैयार है सिद्धारमैया राज्यसभा में या पार्टी के किसी पोजीशन में फिलहाल, तो क्या उनको पीसीसी प्रेसिडेंट भी कहा जा सकता है कि ठीक है, जब तक आप दिल्ली नहीं आते हैं, तब तक आप पीसीसी प्रेसिडेंट बने रहिए? क्या ये भी संभव है? मुझे नहीं लगता इतनी साल मुख्यमंत्री होने के बाद सिद्धरामैया पीसीसी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत उनके लिए ये अहम बात नहीं होगा, क्योंकि 8 साल मुख्यमंत्री रहे और 8 साल लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। आफ्टर सीइंग ऑल दिस, और दूसरी बात यह है कि इनके एज तो हुँ, 80 साल से हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे they want to see an 80-year-old man as PCC president, क्योंकि he has to be a wartime general. It's not या peace time, it will be war time, क्योंकि 2 साल में चुनाव आएगा, तो चुनाव पार्टी को प्रिपेयर करना है। और मुझे लगता है ये जो पीसीसी प्रेसिडेंट होगा वो मंत्री नहीं होंगे, हुँ। क्योंकि फुल टाइम ही हैज टू गिव फॉर द पार्टी। बीते 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो पहली बार मैंने देखा एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला कर रहा है या करता नजर आ रहा है, उस पर मेनस्ट्रीम मीडिया में एक काफी खुशी थी। काफी ऐसा लग रहा था कि मीडिया काफी कांग्रेस को पसंद कर रहा है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। हाल के वर्षों में कांग्रेस कोई भी काम करती थी तो उसकी मेनस्ट्रीम मीडिया उसको पसंद नहीं करता था, जिसको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया कहते हैं। टेलीविजन जो उसके हैं उसको टीवी पुरम भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये जो टीवी पुरम या गोदी मीडिया है, इसमें एक नापसंदगी विपक्ष के लिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, संपूर्ण अपोजिशन के लिए एक नापसंदगी दिखाई देती है। लेकिन शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव या फैसले पर काफी खुशी है मेनस्ट्रीम मीडिया में, और कांग्रेस का थोड़ा-सा वो यूँ कहा जाए कि जंप कर गया है इस समय मीडिया में कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, कांग्रेस ने अच्छा कदम उठाया। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? व्हाई इट इज़ सो कि एक मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, वो जो पसंद नहीं कर रहा था विपक्ष को, कांग्रेस को पर्टिकुलरली, वो अभी थोड़ा खुश है? देखिए उर्मिला जी, अ, ऐसी सवाल राजस्थान में भी आया था और छत्तीसगढ़ में भी आया था। दोनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे। कांग्रेस पार्टी पावर में थे, और उस वक्त राजस्थान में स्पेशली जो हुआ, इतनी अगली सीन्स हमको देखने पड़ा। उस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, और सचिन पायलट ने पीसीसी प्रेसिडेंट थे। और सचिन, आपको पता है कि ये पोस्ट डिमांड किया चीफ कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। एंड अशोक गहलोत अपोज द हाई कमांड, he rebelled against the high command. या That kind of scenery they wanted to avoid. ये एक बात है। दूसरी बात, कर्नाटक में एग्जांपल दे देता हूँ। 90 दशक में, आई थिंक इन 92, 92, 90, 92, 91, 92 में जब बंगारप्पा चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त वीरप्पा मोइली ने रेबेल लीडर बना था, और बहुत बड़ा रेबेलियन के वो सॉर्ट ऑफ मूवमेंट रहा। उसके बाद बंगारप्पा को पद से हटाया। नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। इनकी रिमूवल के बाद वीरप्पा मोइली मुख्यमंत्री बने, और उनकी टेन्योर में एसएम कृष्णा जो थे, एसएम कृष्णा रेबेल लीडर बन गए, और असेंबली के हॉल में बहुत हमको अगली सीन देखना पड़ा। तो मुख्यमंत्री का ऊपर आवाज, और इनके खिलाफ कांग्रेस लेजिस्लेटर ने बहुत बुरी तरीके से
उनके ऊपर कुछ बोल रहा था, एलिगेशन कर रहा था। तो फाइनली कांग्रेस डिड वेरी बैडली। 1989 में कांग्रेस को 190 तक सीट आया था, आई थिंक 189 आउट ऑफ 224। हम्म, हम्म, It got reduced to just 36 because of all this. हम्म, So, keeping those things in mind, keeping those incidents in mind, राजस्थान और कर्नाटक में जो हुआ, I think Congress wanted to avoid all those sceneries. जो जो बुरी सीन हुआ था कर्नाटक में, राजस्थान में, they wanted to avoid it. So they very carefully managed this handle, thing. yeah, हाँ, handled it very carefully. And सिद्धरामैया being a senior leader और बहुत बड़ा नेता है, and they didn't want to sort of keep him, make him uncomfortable. yeah, And सिद्धरामैया also very statesman-like behavior उन्होंने yeah, दिखाया। और शिव कुमार भी उन्होंने जो शोर मचाया नहीं किया इसके बाद, मतलब जो नॉर्मली सेलिब्रेशन करते हैं ना, वो नहीं किया। और उनके सपोर्टर्स को भी बोला था कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन 2-3 दिन से सब शांत है यहाँ, नोबडी इज टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। तो शिव कुमार या सिद्धरामैया बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम साइन फॉर एनी पार्टी। और हमने तीसरी बात ये है, जब भाजपा का मुख्यमंत्री थे BS येडियुरप्पा, जब उनको हटाया, yeah, हाँ, उस वक्त क्या हुआ कि येडियुरप्पा उनकी सपोर्टर्स के साथ, मंत्री उसमें मंत्री भी थे, मंत्री लोग थे और MLAs भी थे, विधान सौदा से राजभवन तक एक वो मार्च, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके चले गए राजभवन को। और उस वक्त वो रोते हुए चल पड़ा। And media, it was seen on the TV also. So it was yeah, caught in photographs. It appeared in the paper. So, this was the kind of scene when a chief minister was changed. But जब ये हुआ, कांग्रेस ने 2 दिन पहले से ये हो रहा है, and that is very cordial atmosphere, very courteous behavior. That's how politics should be run, I think. And it's given a very good, I think, image of the Congress party, which was not there earlier when they changed the chief ministers. yeah. तो अभी जो मुख्यमंत्री के रूप में शिव कुमार के सामने एक चैलेंज तो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण, कि कास्ट सेंसस, जो स्टेट का कास्ट सेंसस है उसका रिपोर्ट, ये दूसरा जो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट है, पहला तो एक तरह से वो चला गया ठंडे बस्ते में, ये जो ताजा तरीन है ये सबमिट कर दिया गया है। इसको लागू करने का एक बड़ा जिम्मेदारी, बड़ा चैलेंज होगा शिव कुमार के सामने, कि उसको कैसे हैंडल करते हैं वो, क्योंकि इससे नाराजगी भी हो सकती है कुछ लोगों में और कुछ लोगों में खुशी भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वोकलिंगा जो मास बेस उनका है, और जहां पर वो देवगौड़ा की पार्टी के साथ, देवगौड़ा साहब की फैमिली के साथ एक कंपटीशन में भी है इस वक्त, तो ऐसे में क्या सिद्धारमैया की बात को मानकर वो उसको लागू करेंगे या इसको पेंडिंग छोड़ेंगे काफी समय तक के लिए? आप कैसे स्पेकुलेट कर रहे हैं इसको लेकर? जी देखिए, कर्नाटक में वोकलिगा और लिंगायत, ये 2 पावरफुल डोमिनेंट मेजर कम्युनिटी, मेजर समुदाय है। और ये जब रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट का एक रिकमेंडेशन था कि इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन फिगर ऑफ लिंगायत और वोकलिगास, ये जो पहले हम पहले से जो आ रहा था, इनकी जनसंख्या 14% और 11%, 14% लिंगायत का और 11% वोकलिगास, ये बहुत कम होके दिखाया ये इस रिपोर्ट में, शायद 8% और 6%। और जब ये बैकवर्ड क्लासेस का पॉपुलेशन थे वो बहुत ऊपर आ गया, मुस्लिम्स का नंबर बहुत ऊपर आ गया। दिस वाज अपोज्ड बाय द लेजिस्लेटर्स
and the Mutt. Karnataka में मठों का काफी of वकलिगा और लिंगायत ये काफी पावरफुल है। तो स्वामी जी लोग और एमएलएस बिलोंगिंग टू वकलिगा और लिंगायत कम्युनिटीज काफी अपोज किया इनको, इस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन को, और शायद हाईकमांड को भी बोला कि इसको टाल दो। सो दिस वाज ड्रॉप्ड लाइक अ हॉट पोटैटो। दिस वाज ड्रॉप्ड एंड a new commission was set up। नई बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप किया और इस कमीशन ने पिछले साल इसकी कास्ट सेंसस किया सारे राज्य में, और इसकी रिपोर्ट एज आई सेड 2 दिन पहले रिपोर्ट सौंप दिया चीफ मिनिस्टर को। और नाउ हाई कमांड शिव कुमार को अब बहुत सोच समझ के इसको नया कदम उठाना है इसमें, क्योंकि he has to take into confidence both Lingayats and Vokaligas. Vokaligas he can still pacify, क्योंकि Vokaliga is a chief minister now, करके बोल सकते हैं। लेकिन कैसे वो लिंगायत समुदाय को ये इसके ऊपर एक्सेप्टेंस करेगा, ये देखना पड़ेगा। And Siddaramaiah is there, so he has to be very careful. And backward classes MLAs, Muslims, and scheduled caste MLAs will demand that it should be implemented. देखिए इसकी असर बहुत पड़ता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में और सिलेक्शन, और मोर इम्पोर्टेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स फॉर MLA या MLC या MP इलेक्शन, ये पॉपुलेशन फिगर में ये इसकी असर पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टिकट, किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है, ये सब निर्भर होता है। That's why it's very very important, very crucial. अरुण जी, बिल्कुल आखिरी सवाल। ये बात सही है कि सिद्धरमैया के साथ उम्र का तकाजा है। अगर उनकी उम्र कम होती तो सचमुच वो सेंट्रल लीडरशिप जो पार्टी की है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल उनको दिया जा सकता था। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बेंगलुरु में एक एमएलए के तौर पे रहेंगे केवल, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब कह रहे हैं कि नहीं आप दिल्ली आइए, लार्जर रोल में आइए पार्टी के स्ट्रक्चर में। तो इस जो ये द्वंद्व है, ये जो दोनों तरफ से एक समस्या है कि एक आदमी जो इतना बड़ा नेता है, टावरिंग पर्सनालिटी है, देवराज अरस के बाद मैं समझता हूं कि कर्नाटक का सबसे बड़ा नेता अगर आज की तारीख में देखा जाए, और वो भी सरपास कर चुका है उनका कार्यकाल, उनसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुका है और साहब के मुकाबले। तो ऐसा नेता सिर्फ एमएलए के रूप में बेंगलुरु में रहे और शिव कुमार चीफ मिनिस्टर रहे, ये कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है शिव कुमार के लिए और पूरे इस कांग्रेस पार्टी के लिए? शिव कुमार तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि जब लेजिस्लेचर सेशन होता है उस वक्त उनको सिद्धरामैया का मुंह देखना पड़ता है। तो नो चीफ मिनिस्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिद्धरामैया इज अ पावरफुल पर्सन। बहुत सारा एमएलए इनके साथ है, इनके सपोर्टर्स है, तो ही माइट बिकम ए पावर सेंटर। जब एक राज्य में 2 पावर सेंटर्स होंगे एक ही पार्टी में, देन इट्स डिफिकल्ट टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन। एक गवर्नेंस के ऊपर इसकी असर पड़ेगा, पार्टी की प्रिपरेशन इलेक्शंस के लिए इसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरामैया को दिल्ली आने के लिए कहा है। आप राज्यसभा आ जाओ, शायद उनको राज्यसभा अपोजिशन लीडर का पद भी मिलेगा। ऐसे आज सुबह रिपोर्ट्स में देखा कि खरगे ने उनको कहा है कि कम टू बैंगलोर, कम टू दिल्ली, और राज्यसभा अब इलेक्शन होने वाला है। 8 तारीख नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है, 18th इज द इलेक्शन डेट।
तो सही सही टाइम भी है सिद्धरामैया को। लेकिन कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने साफ-साफ बोल दिया कहा कि कि नहीं आए। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ दिल्ली जाने में और मैं यहीं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और देखिए सिद्धरामैया तो सारे इनकी जब उन्होंने स्टार्ट किया पॉलिटिकल लाइफ, आज तक वो स्टेट पॉलिटिकल he was always in state politics. Or and I think one is the Hindi, very poor in Hindi. He doesn't know the language. I think that's one of the reasons. और दूसरी बात ये है कि इसकी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और इनकी पॉलिटिकल लाइफ इज कमिंग टू एन एंड नाउ। या Although he has said he'll be active in politics. शायद इनकी लेकिन आज शायद कांग्रेस की नेतागण ने दिल्ली में खरगे के अलावा दूसरे लोगों ने भी शायद उनको कहा है, उनके ऊपर इम्प्रेस करने के लिए कोशिश किया है कि आप दिल्ली आ जाओ, राज्यसभा में आ जाओ। देखना पड़ेगा वो क्या करता है। अगर मान मान लेता है या उनकी जो स्टैंड है, ही विल स्टिक टू दैट। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो सकते हैं राज्यसभा में वो। हाँ, ये आज जी, सुबह से एक रिपोर्ट आ रहा है कि खरगे ने उनको ये कहा कि मैं तो कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, मुझे ये भी दिया दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, मैं इनको त्याग करना चाहता हूँ और आप आके ले लो आप इसको। हुँ, ऐसे कहा। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बीएस अरुण, आपने कर्नाटक की मौजूदा स्थिति पर आप एक बेहतरीन अपनी राय दी है और हमारे हिंदी के जो श्रोता है, दर्शक है, उनके लिए काफ़ी ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। दोस्तों, आपको कैसा ये लगा कार्यक्रम हमारा, ज़रूर थैंक यू। बताइएगा और हमारे चैनल को आप देखते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।